हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारे पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज की क्लास नंबर 31 और टॉपिक नंबर 16 उच्च न्यायालय। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 18, 21, 25 या 28? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, यानी कि हाई कोर्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के 25 उच्च न्यायालयों के में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? 356, 398, 556 या 1079? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 1079 है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई थी? सिक्किम उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय या सिक्किम उच्च न्यायालय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है और सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? मुंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय या इलाहाबाद उच्च न्यायालय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी, 1866। 1866 में। अगला क्वेश्चन है, बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? 1862 में, 1866 में, 1884 में या 1948 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1862 में इन तीनों की रचना हुई थी और ये 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक स्थायी और अस्थायी खंडपीठ हैं? ए ऑप्शन नंबर ए राजस्थान उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सबसे अधिक स्थायी और अस्थायी खंडपीठ हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? किस संघ शासित क्षेत्र प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली या पुदुचेरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली का अपना, दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या नागालैंड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नागालैंड का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है और सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय या कर्नाटक उच्च न्यायालय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1916, 1917, 1918 या 1921? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? मद्रास उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या बम्बई उच्च न्यायालय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय हैं? कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, गुजरात व उड़ीसा,
महाराष्ट्र व गोवा और मध्य प्रदेश व राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र व गोवा में साझा उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में, बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में, केरल उच्च न्यायालय के या कर्नाटक उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोवा राज्य बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी और मुंबई, कलकत्ता और मद्रास इन तीनों की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दादरा एवं नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय या मद्रास उच्च न्यायालय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दादरा एवं नगर हवेली बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। उसके बाद है, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? मद्रास उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय या केरल उच्च न्यायालय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र केंद्र का क्षेत्राधिकार केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है और बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता इन तीनों न्यायालयों की स्थापना एक साथ हुई थी 1862 ईस्वी में और केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, भिलाई या रायगढ़? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? नैनीताल, देहरादून, मसूरी या हरिद्वार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल में की गई थी। उसके बाद है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? दुमका, जमशेदपुर, रांची या हजारीबाग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रांची। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना रांची में की गई है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कोट्टायम, कोच्चि, एर्नाकुलम या त्रिवेंद्रम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, कटक, कोलकाता और चांदीपुर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 2 या अधिक राज्यों के संघीय क्षेत्र के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा कानून बनाकर, राज्य के राज्यपाल द्वारा या भारत के महान्यायाधीश के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संसद द्वारा कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच संघीय या संघीय प्रदेश में एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से या उपयुक्त सभी से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से।
अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने वर्ष के लिए कर सकता है? 6 महीने के लिए, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष तक अपर न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त होने से पहले क्या अर्हताएं हैं, यानी कि योग्यताओं के बारे में वर्णन। उच्च न्यायालय से संबंधित योग्यताओं के बारे में वर्णन संविधान के अनुच्छेद 217 सब क्लॉज सेकंड में दिया गया है। उसके बाद है, पहला ऑप्शन है, वह भारत का नागरिक हो एवं उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, वह किसी उच्च न्यायालय का या 2 या अधिक ऐसे न्यायालयों में लगातार अधिवक्ता रह चुका हो, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बनने के लिए ये सभी योग्यताएं होनी चाहिए, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताओं का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 217 सब क्लॉज सेकंड में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वैश्विक भारतीय नागरिकों द्वारा निर्वाचन होता है, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है, या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, या मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या राष्ट्रपति? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल के समक्ष लेता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को, अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या अपने राज्य के राज्यपाल को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में नहीं, इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के विधि मंत्री को, या केंद्रीय मंत्रिमंडल को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति को किसी भी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है। और न्यायालयों में न्यायाधीशों स्थानांतरण के बारे में संविधान के अनुच्छेद 222 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें न्यायाधीशों का स्थानांतरण के बारे में ही बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति अपनी ओर से, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, या भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति, यानी कि विशेष बहुमत पारित करने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 217 सब क्लोज 1 उसका सब क्लोज बी में दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? कदाचार, असमर्थता, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों के द्वारा कदाचार और असमर्थता के मामले में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों, हाईकोर्ट के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 12,500, 10,000, 12,500, 11,000, 33,000, 30,000, या 2.5 लाख और 2,25,000? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी,
न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख और अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपये दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर प्रभावित होते हैं? भारत की आकस्मिक निधि, भारत की संचित निधि, भारत की लोक लेखा निधि या संबंधित राज्य की संचित निधि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संबंधित राज्य की संचित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न इसी प्रश्न का विश्वसनीय कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य का राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति प्रश्न का विनिश्चय करता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला? अन्ना चंडी, कार्नेलिया सोराबजी, दुर्गा बनर्जी या लीला सेठ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अन्ना चंडी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला है। उसके बाद है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन होने वाली प्रथम महिला? अन्ना चंडी, लीला सेठ, फातिमा बीबी या कार्नेलिया सोराबजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ और अगर न्यायाधीश पूछ ले तो अन्ना चंडी। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? 36, 48, 64 या कोई सीमा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इसकी कोई सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण के मामले में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? अधिकार परीक्षा, परमादेश व प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण व उत्प्रेषण लेख या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट तब जारी करता है जब निर्णय या आदेश कोई भी विधि संबंधित त्रुटि हो, या जब निर्णय या आदेश को पारित करने के बाद नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, या जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकता है और आधिक्य में कार्य किया गया है, या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी मामलों में उच्च न्यायालय अपने आदेश न्यायालयों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट यानी कि सेरेटोरी जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत कौन है? परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार है उच्च न्यायालय का, संविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, वह भारत के किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, वह किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है जहाँ से वह सेवानिवृत्त हुआ हो, भारत की किसी अदालत में वकालत नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। यह इन चारों कथनों में से सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? उच्च न्यायालय और मुख्य खंडपीठ, कर्नाटक एवं उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ बेंगलोर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की भोपाल, राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर और केरल उच्च न्यायालय की एर्नाकुलम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ भोपाल में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी लाई जा सकती है? यदि संसद 2/3 बहुमत से इसका आदेश पारित कर दे, वित्तीय आपातकाल में, यदि राज्य विधान मंडलीय संदर्भ में कानून पारित करे, या किसी में भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय आपातकाल के समय न्यायाधीशों के वेतनों में कमी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। केवल एक सही है, केवल एक या दो, 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चारों।
अगला क्वेश्चन है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। 1/3 यानी कि 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। न्यायाधीश PN भगवती, न्यायाधीश M हिदायतुल्ला, न्यायाधीश HR खन्ना या न्यायाधीश YK चंद्रचूड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C, न्यायाधीश HR खन्ना ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। राज्य के विधि मंत्री के द्वारा, राज्य के सरकार द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा या उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन आता है? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, राज्यों और के बीच में परस्पर विवाद या मूल अधिकारों का संरक्षण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च एवं उच्चतम दोनों न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है। उसके बाद इस टॉपिक का हम कवि के रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214, इसमें बताया गया है कि इसके अनुसार भारत में प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, एक हाई कोर्ट होगा। उसके बाद है अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है। इसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उनके आधार पर अन्य अधीनस्थ न्यायालय अपना निर्णय भी देते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 217, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 217 में दिया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 217 सब क्लॉज 2, इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताओं के बारे में वर्णन है, योग्यताओं के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 219, इसमें न्यायाधीशों के द्वारा ली गई पद एवं गोपनीयता की शपथ के बारे में वर्णन है। उसके बाद है अनुच्छेद 222, इसमें है न्यायाधीशों का स्थानांतरण एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में, न्यायाधीशों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 217 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के अनुसार है महाभियोग यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 217 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 223, इसमें है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। उसके बाद अनुच्छेद 224 सब क्लॉज ए, इसके अनुसार उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से उच्च न्यायालय के कार्य करने का अनुरोध कर सकता है, अनुच्छेद 224 ए के अनुसार उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के कामों को
करने का अनुरोध कर सकता है। और भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1866 में की गई थी। और सबसे पहले बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। इन तीनों की स्थापना 1862 में हुई थी और 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत इन तीनों की स्थापना बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।